वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने अपना इल्मी पैकेज लेकर हाजिर हूँ और आज मेरे इल्मी पैकेज में है ज्योग्राफ़ी। इंशाअल्लाह आज हम लोग ज्योग्राफ़ी की शुरुआत करेंगे और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैंने अपने इन सभी एकेडमिक वीडियोस के लिए NCERT की बुक्स का इस्तेमाल किया है। NCERT और शुरुआत की है क्लास 6 से। क्लास 6 से हम शुरू करेंगे और NCERT की बुक्स इंटरमीडिएट तक हम देखेंगे। इसके बाद हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स भी देखेंगे। मास्टर डिग्री तक हम अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को ले जाएंगे। तो शुरुआत चूँकि हो रही है इसलिए क्लास 6 की बुक से होगी और NCERT की बुक जो कि मोस्ट स्टैंडर्ड होती है। और तीसरी बात ये कि मैंने हिंदी मीडियम को चूज़ किया है। इसकी वजह मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी लैंग्वेज वैसे वो लैंग्वेज है जिसको सब समझते हैं। वैसे तो मेरा रिश्ता नाता 3 लैंग्वेजेस से बिल्कुल बराबर का है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। लेकिन यहाँ मुझे हिंदी में वीडियोस बनाना सबसे बेहतर लग रहा है क्योंकि इसको सब समझते हैं। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बनाऊँ तो बहुत से हिंदी और उर्दू वालों को दिक्कत होगी, उर्दू में बनाऊँ तो दूसरे बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, वरना लेकिन हिंदी ये सब समझते हैं। तो हम अपनी आज की ज्योग्राफी की क्लास शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम क्या है? हमारा जो स्टार है यानी सन, इसके इर्द गिर्द घूमने वाले जितने प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं, इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में, इन सभी को सम्मिलित रूप में मिलाकर कहते हैं सौर मंडल। और हमारा सौर मंडल, ऐसे न जाने कितने सौर मंडल हैं। तो हमारा सौर मंडल जो है हम इस पर फोकस करेंगे और इसके अंदर भी स्पेशली हम अपने प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी पर फोकस करेंगे कि इस पूरे सोलर सिस्टम में, इस पूरे सौर मंडल में हमारे अर्थ की, हमारे पृथ्वी की पोजीशन, लोकेशन क्या है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब सूरज डूब जाता है, रात आ जाती है, तो उसके बाद फिर यानी रात में आसमान की तरफ देखना कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि काले काले आसमान में, काले बैकग्राउंड में चमकते हुए तारे और उसमें चाँद, एक बड़ा सा चमकता हुआ चाँद, ये सब मिल करके एक बहुत ही अच्छा दृश्य हमारे सामने, एक बहुत ही अच्छा मंजर हमारे सामने लाते हैं। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ही सूरज अभी डूबता है, अभी जस्ट अभी डूबा है, तो अभी शुरुआत में सिर्फ पहले 1-2 चमकते हुए बिंदु इक्का दुक्का कहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता है वैसे वैसे इन चमकीले स्पॉट्स, इन चमकीले बिंदुओं की तादाद बढ़ती जाती है और आधी रात के करीब देखें तो बहुत ज़्यादा, लगभग गजमज गजमज ढेर सारे तारे बिखरे हुए होते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। अब ये जो पूरा आसमान है, ये अनगिनत तारों से, अनगिनत जगमग जगमग करते हुए स्पॉट से भर जाता है और ये स्पॉट भी सब बराबर चमक वाले नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले, कुछ बिल्कुल धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े। ऐसा दिखता है जैसे मान लो कि हीरे जड़े हुए हों आसमान। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ इनमें से टिमटिमाते हुए लगते हैं। टिमटिमाने का मतलब होता है जैसे जल बुझ रहे हैं, तेज़ हुए फिर धीमे हो गए, फिर तेज़ हुए फिर धीमे हो गए, इसको कहते हैं टिमटिमाना। यानी एक बराबर से उनकी चमक हमें नहीं दिखाई देती, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है।
लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। और ये जो टिमटिमाहट भी इनकी होती है, जलना बुझना भी जो इनका होता है, जो इनकी चमक का तेज़ होना और हल्का होना भी होता है, ये बराबर नहीं होता सारे तारों का। सारे तारों के लिए भी ये चीज़, ये फिनोमेना अलग अलग होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, जबकि अगर कुछ तारे अगर हम देखें तो ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं, बल्कि वो एक बराबर अपनी चमक दिखाते हैं, न वो जलते बुझते हुए प्रतीत नहीं होते। एक बराबर, ठीक जैसे चांद की चमक एक बराबर एक जैसी बनी रहती है पूरी रात, वैसे ही कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी चमक भी वैसे ही बनी रहती है, बिल्कुल बराबर, टिमटिमाते नहीं दिखते। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ यानी चांद तारों के साथ, उसमें कुछ ग्रह भी होते हैं, इनके साथ हम तकरीबन रोज़ाना आसमान को देखते हैं। रात के वक्त जब भी हम अपनी गर्दन ऊपर कर लें हमें ये दृश्य दिख जाएगा, बशर्ते कि बहुत बादल ना हो गहरा। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। और ये पूरी रात भी हर वक्त ये आसमान एक जैसा नहीं दिखता है, ये बल्कि अलग अलग समय पर इनमें भी कुछ तारों की स्थिति, लोकेशन, पोजीशन बदलती रहती है। तारा चल के यहाँ से वहाँ पहुँच गया, वहाँ से इधर आ गया, तारा नहीं चलता है, अर्थ ही घूम रही है, तो उसके कंपैरिजन में ये इन चीज़ों की लोकेशन थोड़ा बदलती रहती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूरा चांद निकलता है ये 1 महीने में एक दिन लगभग ऐसा होता है। पूरा चांद फुल मून निकलता है, बिल्कुल चमकता हुआ गोल। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो उस रात, जिस रात पूरा चांद निकलता है, उसको हम पूरे चांद वाली रात कहें या पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। फिर जिस दिन फुल मून डे हुआ, पूरा चांद निकला, उसके 15 दिन के बाद एक कंडीशन ये आएगी कि उस दिन आपको बिल्कुल चांद दिखेगा ही नहीं, चांद गायब। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसको हम, जिस दिन चांद बिल्कुल गायब है, उसको हम कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ऐसी रात जिसमें चांद गायब है, अमावस्या की रात, उसमें अगर बादल वगैरह नहीं है तो उस रात अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आप आसमान का अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आपको हैरत नहीं होती है कि ये चांद और सितारे जो हमें रात के वक्त दिख रहे हैं, ये दिन में भी तो वहीं होते होंगे, कहीं से चल के तो नहीं आ जाते हैं। ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखते, रात में ही क्यों दिखते हैं? हो सकता है आप में से कुछ को हैरानी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। दिन में ये चमकीली चीज़ें इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि दिन में इनसे भी कई गुना ज़्यादा चमकीला, यानी बहुत ज़्यादा चमकीला सूरज सामने होता है आसमान, और उसकी चमक इतनी तेज़ होती है कि उसकी चमक के आगे ये हल्की हल्की इनकी चमक, इनकी रोशनी सब फीकी पड़ जाती है, महसूस नहीं होती। तेज़ रोशनी के आगे हल्की रोशनी क्या होती है? महसूस नहीं होती, वो उसी में मिल जाती है। अब कमरे में अगर आपके ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह जल रहे हैं और उसमें आप एक कैंडल जला के लाएँ तो आप उसकी रोशनी को महसूस कर पाएंगे कि अलग से नहीं। तो यही मसला है। दिन में चूँकि सूरज मौजूद होता है और उसकी चमक इतनी तेज़ है कि उसकी चमक के आगे सबकी चमक दब जाती है, फीकी पड़ जाती है, और इसलिए वो हमें अलग से फिर वो महसूस भी नहीं होते कि अलग से कोई बॉडीज़ हैं, कोई चमक रही हैं, वो हमें दिखते ही नहीं।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब यह सूरज जो कि सिर्फ दिन में दिखता है, रात में नहीं होता, और फिर चाँद और सितारे ये जो हमें रात में दिखते हैं, हालांकि ये सब होते हर वक्त हैं। तो ये जो सूरज हैं और ये जो चाँद है, ये सितारे हैं, और कुछ दूसरे ग्रह भी होते हैं जिनमें से ज़्यादातर नहीं दिखते, कुछ दिखते भी हैं, ये सब मिला करके कहलाते हैं खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज़। इसको हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़, और हिंदी में खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, कुछ खगोलीय पिंड जो है बहुत बड़े आकार वाले होते हैं और ये बहुत गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। लेकिन कुछ की बात हो रही, सब नहीं। जैसे अगर हम अपने अर्थ की बात करें या अपने अर्थ के सैटेलाइट मून की बात करें, ये गैसों से नहीं बने। कुछ की बात हो रही, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और जिनकी अभी बात हो रही है, बहुत बड़े खगोलीय पिंड जिनके पास जो बहुत ही जो गैसों के बने होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, इनके पास खुद अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। दरअसल ये उसी ऊष्मा की वजह से प्रकाश होता है। खुद इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड जो गैसों के बने होते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, उनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, इन्हें कहते हैं हम तारा या स्टार। सूर्य भी एक तारा है। और कुछ लोगों को ये हैरानी वाली बात भी लग सकती है कि हमारा जो सूरज है वो भी एक तारा है। लोग कहेंगे हैं तारा तो अलग चीज़ होता है जो रात में दिखता है। वो सूरज के अलावा बाकी तारे रात में दिखते हैं। सूरज इकलौता ऐसा तारा है जो सिर्फ दिन में दिखता है। वो भी इस तरह की उसकी रात में इस वजह से नहीं दिखता है क्योंकि उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन उस तरफ चली जाती है जो हमारे अपोजिट है। यानी जब हमारे सामने होता है तो दिन होता है, और जब अर्थ की दूसरी तरफ हो अर्थ का दूसरा हिस्सा जब उसके सामने आ जाता है और हम जहाँ हैं वो हिस्सा जब पीछे की तरफ चला जाता है तो सामने सूरज नहीं होता है। लेकिन बहरहाल सूरज भी एक तारा है। क्यों? क्योंकि ये गैसों से बना है, साइज़ में बहुत बड़ा है, इसकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है। तो जिसकी जो गैसों से बने हों, जिनकी अपनी हीट हो, अपनी लाइट हो, वो कहलाते हैं स्टार्स। हमारा सूरज भी एक स्टार है। ये सबसे करीबी स्टार है। और स्टार जो हैं वो इसके मुकाबले छोटे दिखते हैं क्योंकि वो सब बहुत दूर दूर हैं। और उन सब के मुकाबले ये जो स्टार हमारा सन है ये हमसे सबसे ज़्यादा करीब है, इस वजह से साइज़ में बड़ा दिखता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात में जो अनगिनत तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सब भी वैसे ही तारे हैं जैसे हमारा सूरज एक तारा है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन ये जो सितारे हमें रात में जगमगाते हुए दिखते हैं ये भी बहुत बड़े होते हैं, इनकी भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, लेकिन ये हमसे इतनी दूरी पर होते हैं कि ना तो इनकी रोशनी हम तक उतनी इंटेंसिटी के साथ पहुंच पाती है और ना ही इनकी हीट को हम महसूस कर पाते हैं। और ये बहुत साइज़ में भी बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। दूर होने की वजह से ये तीनों बातें होती हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अपनी डेली लाइफ में अगर हम एक्सपीरियंस करें तो हम देखेंगे कि अगर जिन चीज़ों को हम दूर से देख रहे होते हैं वो हमें छोटी दिखती हैं, और हम उनके पास पहुंच जाएं या वो चीज़ें हमारे पास लाई जाएं तो हम उनको उनकी एक्चुअल साइज़ में देखते हैं। यानी दूरी, अब दो चीज़ों के बीच दूरी बढ़ती है, या अगर हमसे कोई चीज़ दूर है तो हमें वो चीज़ छोटी दिखती है, अपनी एक्चुअल साइज़ से भी छोटी दिखती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। हवाई जहाज़ ऊपर आसमान में उड़ रहा है, उसको हम देखें
तो हमें कितना छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा। लेकिन क्या वो रियली उतना ही बड़ा होता है? नहीं। आप उसको एयरपोर्ट पर जाकर देखिए तो वो अपनी एक्चुअल साइज़ में दिखेगा, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो आपको उड़ते वक्त, जबकि वो आसमान में है, वो आपको इसलिए छोटा दिख रहा है क्योंकि आपसे उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। क्या पता चला कि कोई चीज़ हमसे जितनी दूर होगी उसकी साइज़ हमें उतनी छोटी दिखाई देगी, भले वो बड़ी साइज़ की। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब रात में अगर हम आसमान को देखें तो हमें चारों तरफ तारे चमकते हुए तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन इनमें भी आप देखें तो बहुत से तारे वो आपस में एक आकृति बनाते हुए अपना एक ग्रुप बनाते हैं। बहुत से तारे आसपास एक पूरा अपना एक ग्रुप बनाए हुए रहते हैं, कुछ इस तरह कि उनको देख करके हमें कुछ शेप्स, कुछ फिगर्स याद आ जाते हैं कि ये तो वैसे लग रहे हैं, ये तो इनसे मिल रहे हैं, ऐसे। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो तारों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो किसी खास आकृति का लगे, इन्हें हम नाम देते हैं, इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर, इसको कि बिग बियर भी कहते हैं, एक एग्जाम्पल है ऐसे ही नक्षत्र मंडल का। ये भी एक नक्षत्र मंडल, तारों का एक समूह है जो खास तरह की शेप, आकृति को हमें दिखाता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सात ऋषि सन। और नक्षत्र मंडल तो आसमान में कई तरह के हैं, लेकिन बहुत आसानी से पहचान में आने वाले अगर नक्षत्र मंडल की हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आसानी से पहचान में आने वाला है सप्तऋषि। इसका नाम भी देखिए, इसके नाम के दो हिस्से हैं, सप्त और ऋषि। सप्त के माने सात और ऋषि के मतलब सन, ऋषि मुनि। तो यानी सात ऋषि मुनि, सात तारों को सात ऋषि मुनि कहा जा रहा है। ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये सात तारों का ऐसा समूह है जो अलग से भी एक समूह की तरह दिखता है, लेकिन ये एक बड़े समूह का ही हिस्सा है। और वो बड़ा समूह कौन सा है? अर्सा मेजर। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। अपने परिवार में और बड़े फैमिली मेम्बर से या अपने पड़ोस में किसी से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। वैसे तो यहाँ हमारे मुखातिब सभी एज के लोग हैं, लेकिन चूँकि ये बुक 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को माइंड में रख के लिखी गई है, इस वजह से ये उनसे ही मुखातिब हो रही है और उनसे कह रही है अपने बड़ों से कहिए। लेकिन मैं अपनी वीडियो में ये मान के नहीं चल रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे सब फ़ायदा उठाएंगे, हर एज के लोग, और ऐसा करना चाहिए। तो लेकिन बहरहाल वो ये कहा जा रहा है कि आप किसी बड़ी अपने फैमिली में किसी बड़ी उम्र के अपने फैमिली मेम्बर या अपने पड़ोस में से किसी से कहें कि वो आपको और अधिक तारे दिखाए, ग्रहों को दिखाए, नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में लोग आसमान में तारे देख करके बता देते थे कि किधर कौन सी दिशा है। वो पहचानते थे कि कौन सा तारा किस वक्त किस दिशा में होगा। तो वो तारे को देख करके दिशा बता देते थे कि सामने कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे सेलर्स, नाविक इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। वो समुद्र में चल रहे हैं, चारों तरफ घटाटोप अंधेरा है, आसमान को देखा, दिशा मालूम हो रही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। एक है उत्तरी तारा, ये हमेशा उत्तर की तरफ टंगा रहता है। ये इसको देख करके आप समझ जाएंगे इधर उत्तर है, और जब उत्तर समझ गए तो फिर बाकी सारी दिशाएं भी आप समझ जाएंगे। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण होगा, और उत्तर की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएं तो दाहिने हाथ पे आपके ईस्ट होगा और बाएं हाथ पे वेस्ट होगा। तो उत्तरी तारा उत्तर की दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तर की दिशा में जो हमें तारा दिखता है इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, पोल स्टार।
ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया है। और तारों की तो पोजीशन और लोकेशन थोड़ी चेंज होती रहती है। रात में 9 बजे वो कहीं और दिखे, फिर जो है आप रात में 2 बजे देखेंगे तो उनकी पोजीशन थोड़ा चेंज हो चुकी रहेगी। लेकिन ये जो ध्रुव तारा है, इसकी लोकेशन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, ये हमेशा एक जगह बिल्कुल स्थिर दिखता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है कि सप्तऋषि मंडल के जो संकेतक तारों को आपस में अगर मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसी रेखा को और आगे तक ले जाया जाए तो वो ध्रुव तारे की ओर जाएगी। आपको हम वो फिगर दिखा दे रहे हैं, ये रहा वो। इसमें आप देखिए कि सप्तऋषि तारों के निचले हिस्से को ये एक स्पून की तरह भी दिखता है, जैसे एक चम्मच। तो उस चम्मच के कोने वाले हिस्से, हैंडल की तरफ नहीं, उसके कोने वाले हिस्से से अगर सीधे ऐसे हम एक रेखा खींचें काल्पनिक, तो ये सीधी ध्रुव तारे की तरफ जाएगी। तो इसको अगर हमने देख लिया तो इससे भी हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अभी हमने आपको बताया था कुछ खगोलीय पिंड, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, कुछ हेवनली बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर अपना हीट, अपनी लाइट होती है, लेकिन कुछ के अंदर ऐसा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें दिख जाते हैं। कैसे? दरअसल उनके सरफेस पर जब तारों की, सूरज की या दूसरे तारों की लाइट जब जाकर पड़ती है और उससे परावर्तित होकर जब रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारे आँखों तक आती है तो वो भी हमें चमकते हुए दिखते हैं। और हमें ये धोखा होता है कि ये भी लाइट फेंक रहे हैं, लेकिन दरअसल ये लाइट उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ये दूसरे तारे की लाइट होती है जो उस पर पड़ी है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह, इंग्लिश में प्लैनेट। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ग्रहों को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं और ये इंग्लिश में जो इनका नाम प्लैनेट पड़ा है, दरअसल ये ग्रीक भाषा से पड़ा है। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई बोलते हैं इनको, और प्लैनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, और ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, अर्थ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये भी एक ग्रह है। ये तारा नहीं है, ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। और अगर आप स्पेस में जाएं तो आपको अर्थ भी चमकती हुई, नीली नीली सी, लेकिन थोड़ा ये भी चमकती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल काली में मिल नहीं जाएगी। तो ये लाइट भी इसकी कहाँ से आई? ये सूरज की रोशनी जो इस पर पड़ करके रिफ्लेक्ट होती है, उसकी वजह से इस पर भी प्रकाश नज़र आता है। तो इसका भी अपना प्रकाश और हीट नहीं है, बल्कि सूरज से ही, जो सूरज जो कि इसका सबसे करीबी तारा है, और तारे भी हैं लेकिन वो बहुत दूर हैं, तो उनकी लाइट यहाँ तक उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं पहुँच पाती है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन सूरज सबसे करीब का तारा है और उसकी फुल लाइट यहाँ पे आके पड़ती है, और फिर वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो उससे ये भी चमकता हुआ दिखता है, इसमें भी प्रकाश दिखता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी को भी आप अगर दूर से जाके देखें, स्पेस में चले जाएं या चांद पर चले जाएं, वहाँ से अगर आप देखें तो ये भी वैसे ही चमकती हुई दिखेगी जैसे आपको यहाँ से
पृथ्वी पर रहते हुए आपको जैसे चंद्रमा चमकता हुआ, मून जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ये अर्थ भी चमकती हुई दिखाई देगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अभी तक चंद्रमा के डिटेल सामने नहीं आया। चंद्रमा क्या है? तारा है, ग्रह है। वो न तारा है न ग्रह है, वो एक उपग्रह है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हमारे पृथ्वी का सहचर है, सहचर साथ चलने वाला, और ये इसका चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और सूरज के ये जो हमारे सबसे करीब का तारा यानी सूरज है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला हमारी पृथ्वी अकेला प्लैनेट नहीं है, बल्कि इस सूरज का चक्कर लगाने वाले 7 और प्लैनेट भी हैं, 7 और ग्रह भी हैं। और ये ग्रह भी वैसे ही जैसे हमारा अर्थ, वैसे ये ग्रह भी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, और उनमें से जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और इसका एक चंद्रमा है, वैसे जो बाकी 7 ग्रह हैं उनमें से भी कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिनका भी चंद्रमा है, और हमारी कुछ का नहीं है, और कुछ का जो है तो पृथ्वी का तो सिर्फ एक है, अर्थ का सिर्फ एक चंद्रमा है, लेकिन कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जिनके ढेरों चंद्रमा हैं। तो आज का अपना हम डिस्कशन यहीं तक रोकते हैं, और इंशाअल्लाह इसके बाद अगली बारी जब ज्योग्राफी की आएगी तो हम जहाँ तक आज पहुँचे हैं हम इसी के आगे ले चलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए ज्योग्राफी का। लेकिन अगली वीडियो हमारी आएगी पॉलिटिकल साइंस पर यानी सिविक्स पर। उसकी शुरुआत भी हम NCERT क्लास 6 से करेंगे, और हिंदी में ही उसके लेक्चर्स होंगे जिसको सारे लोग समझ सकें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।